नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एलन मस्क की। एलन मस्क हर तरफ छाए हुए हैं, भारत की मीडिया में छाए हुए हैं, भारत की सरकार में छाए हुए हैं और यहाँ तक कि उनके पुराने ट्वीट्स को उठा के यूएस की सरकार भी छा रही है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि एलन मस्क कौन है, क्यों भारत आ रहे हैं, क्यों उसका स्वागत किया जा रहा है और जो एलन मस्क का कहना है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप दे देनी चाहिए, तो क्या केवल यूएस और एलन मस्क के कहने पे भारत को दे दी जाएगी। इन सारे मुद्दों को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एलन मस्क कौन है। तो एलन मस्क काफ़ी अमीर व्यक्ति हैं। अगर देखें तो एलन मस्क थर्ड नंबर पर आते हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। 180 बिलियन डॉलर की टोटल नेट वर्थ है, जो कि बहुत अधिक हो जाती है। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो पाकिस्तान की 2023-24 का एनुअल बजट था, उसका एस्टीमेट ही 50 बिलियन डॉलर था, यानी कि 1/4 था जो कि एलन मस्क की नेट वर्थ है। वहीं पर अगर देखें तो एलन मस्क के आने से पहले भारत ने एफडीआई की लिमिट जो है स्पेस सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ा दी है और एलन मस्क भारत आ रहे हैं तो उम्मीद है कि 2-3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि एलन मस्क के पास कौन कौन सी ऐसी कंपनी और एलन मस्क है कौन। अमीर तो है, लेकिन जो कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, बैटरी स्टोरेज का काम करती है, सोलर एनर्जी पे काम करती है, वो एलन मस्क की है। स्पेस एक्स जो कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड है, वो भी एलन मस्क की है। स्टारलिंक एक कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन पर काम कर रही है कि सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट को प्रोवाइड किया जाए और कम्युनिकेशन के नेटवर्क को मजबूत किया जाए, वो भी एलन मस्क की है। एक बोरिंग कंपनी है जो कि अंडरग्राउंड टनल बनाती है करती है, वो भी एलन मस्क की कंपनी है। एक न्यूरालिंक कंपनी है जो कि बहुत एक खतरनाक प्रोजेक्ट पे चल रही है कि ऐसे चिप बना रही है जो कि ब्रेन में इम्प्लांट किए जा सकते हैं, जिससे बाद में किस तरीके से काम लिया जाएगा, क्या वो सारी बातें अभी खुलकर धीरे धीरे आएंगी। वहीं पर एक XAI कंपनी भी है एलन मस्क की, जो कि चैट जीपीटी है, उसके राइवल में एक कंपनी बनाई जा रही है। वहीं पर पुराना ट्विटर जो अब एक्स बन गया है, वो भी एलन मस्क का है। तो एलन मस्क एक बहुत अमीर आदमी, बहुत सारी कंपनियों के मालिक है। तो देखते हैं जो भारत की पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्पेस सेक्टर दो में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है टेस्ला को या एलन मस्क को कहें तो। भारत का जो 2070 तक कार्बन एमिशन नेट ज़ीरो करने का टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए भारत ने पॉलिसी लाई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2030 तक कि हम 30% जो है रजिस्टर्ड प्राइवेट कार कर देंगे, 40% बसेस कर देंगे, 70% कमर्शियल कार कर देंगे। लेकिन भारत ऐसा कर नहीं पाया। तो इसके लिए भारत ने बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए हैं। जैसे अगर ईवी व्हीकल में देखें तो भारत ने कहा है कि अगर कोई कंपनी भारत में आकर 4000 करोड़ रुपए तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करती है, मैक्सिमम कुछ भी कर सकती है, तो उसे बहुत सारी छूट दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जो अभी 100% ड्यूटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उसे कम कर 15% कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी छूट है। वहीं पर 3 साल के अंदर उसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगानी होगी और 25% जो उसमें सामान लगेगा वो लोकली परचेज होना चाहिए और 5 साल के अंदर वो 50% लोकली परचेज होना चाहिए। यानी कि भारत सरकार चाह रही है कि 2030 का जो टारगेट है उसको जल्दी पूरा करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। एलन मस्क को बुलाना ही पड़ेगा, टेस्ला की गाड़ियों को बुलाना ही पड़ेगा और उसी से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो बैक चेन है वो डेवलप होगी और भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाएगा। उसमें कई सारे और प्रोविज़न है कि वो गाड़ियाँ अपनी भी ला सकता है। $35,000 तक की गाड़ियाँ हैं, वो साल में 8,000 लाकर इंपोर्ट करके वो बेच भी सकता है टेस्ला। उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि सारी मंगा ली और यहीं पर खपा दी भारत में, ऐसा भी नहीं है। तो सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है। उसी तरीके से भारत ने जस्ट आने से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया, जो बंद तो फरवरी में ही गई थी, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दी गई है। लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें हैं कि लिबरलाइज तो किया गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं ताकि गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ चीज़ें रहें। ये सारा कुछ स्पेस एक्स और स्टारलिंक को देखते हुए किया गया है, वो सारा कुछ टेस्ला को देखते हुए किया गया है, ये साफ पता लगता है। तो अगर उसमें बात करें तो 74% ऑटोमेटिक रूट के ज़रिए पैसा एफडीआई में लगाया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट में और ग्राउंड सेगमेंट में। बाकी जो रहेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। उसी तरीके से 49% ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है लॉन्च व्हीकल एक्सेट्रा में, बाकी गवर्नमेंट की परमिशन से आएगा। अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स और सिस्टम। सैटेलाइट के जो सिस्टम और बनाए जाएंगे कंपोनेंट, वो 100% आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ किया गया है ताकि जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, स्टारलिंक, स्पेस एक्स, उसको फ़ायदा पहुंच सके। और भारत अपना फ़ायदा चाहता है कि हर जगह पर अब सरकार काम नहीं कर सकती तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना ही पड़ेगा। भारत की भी कुछ कंपनियां हैं जो कि इसमें लगी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि एलन मस्क का वो ट्वीट
एलन मस्क ने 21 जनवरी 2024 को ट्वीट किया था कि भारत जैसे देश जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और काफ़ी बड़ा है, उसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। वहीं पर उसका कहना था अफ्रीका को भी एक आधी सीट मिलनी चाहिए, लेकिन इसको तब तवज्जो नहीं दी गई। अब क्यों उठाया गया? क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने यानी कि एक्स ने कुछ पोस्ट को डिलीट किया है, लेकिन केवल भारत में। जैसे कि एलन मस्क के कहने पर उसने आप और जगन रेड्डी की पार्टी से जुड़े हुए इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया था, कुछ पोस्ट को डिलीट किया भारत में, लेकिन उसने कहा मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे डिलीट नहीं करूँगा। भारत के इंटरनेट के अलावा कोई और इसे यूज़ कर गया इंटरनेट को तो वो उसे पढ़ सकता है, केवल भारत में इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो ये एक इशू था, ये इस ट्वीट को उठाने से पहले की बात है। तो एलन मस्क भारत आ रहे हैं, ऐसी बात कहें कि भारत सरकार से एग्री नहीं करता, भारत सरकार उनके लिए सारे काम कर रही है, तो एक काउंटर मैकेनिज्म इलेक्शन के टाइम पे ज़रूरी था और इसलिए इस ट्वीट को उठाकर इसको तवज्जो दे दी गई। लेकिन उसके बावजूद हम समझेंगे कि भारत तो हमेशा से चाहता है कि भारत को ये सीट मिलनी चाहिए, तो क्या भारत को मिल सकती है? भारत ने अभी 16 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कहा है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, और नॉन परमानेंट मेंबर जो अभी 10 हैं उनकी गिनती भी बढ़ानी चाहिए। तो भारत का ये कहना था और अगले दिन ही यूएस का कहना था कि हम एलन मस्क को सपोर्ट करते हैं। यूएस ऐसा भी कह सकता था कि हम भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएस का कहना है कि हम एलन मस्क को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं तो हम मान जाएंगे। वहीं पर अगले दिन फिर यूएस के हायर लेवल के प्रवक्ता, यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन है लिंडा थॉमस, उनका भी कहना है कि हाँ हम तो करना चाहते हैं, केवल रशिया और चाइना है जो अपोज करते हैं, नहीं तो भारत को तो परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो आइए देखते हैं रशिया क्या कहते हैं। पुतिन का कहना है कि हाँ मिलनी चाहिए, भारत एक बैलेंस देश है, कभी भी उसने इस तरीके के फैसले नहीं लिए जो कि उसको केवल उसके हितों को रक्षा करते हों, ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में सोचा है, तो वो मिलनी चाहिए। तो यूएस भी अब सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, यूके और फ्रांस लगभग सपोर्ट करते हैं। तो इशू बनता है अब चाइना का, और उससे पहले देखते हैं वो चार्टर क्या है 1945 का, जो कि यूएन चार्टर कहलाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 23 है, एक आर्टिकल 27 है। तो आर्टिकल 23 में लिखा है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या होगा, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होंगे। रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये 1945 का है। रिपब्लिक ऑफ चाइना का मतलब यहाँ चाइना नहीं है, यहाँ पर ताइवान है। इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे एक वीडियो बनाकर, जिसमें इनके रिश्तों को समझा जाएगा कि ये सब क्या हुआ। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान की बात हो रही है, तब चाइना ही ताइवान था, दोनों एक ही थे। और साथ में फ्रांस, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की, और यूनाइटेड स्टेट, ये परमानेंट मेंबर रहेंगे। और जो बात आती है वीटो पावर की, वो कहाँ पर लिखी हुई है? वो लिखी हुई है आर्टिकल 27 में। यहाँ पर जो लिखा गया है वो वीटो पावर नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोसीजरल मैटर के अलावा जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो वो 7 मेंबरों की, साथ में नॉन परमानेंट भी जोड़ रखे हैं, परमानेंट के अफर्मेटिव कंकरिंग वोट्स के द्वारा होगा परमानेंट मेंबर के, यानी कि परमानेंट मेंबर कहेंगे सारे तो ही उस फैसले को माना जाएगा। इसी से वो वीटो पावर निकलती है जिसको वो बार बार यूज़ करते हैं। रिसेंटली जैसे रशिया ने वीटो पावर यूज़ की जब उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाना चाहते थे कि यूक्रेन के ऊपर युद्ध गलत है, तो रशिया ने वीटो कर दिया, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान के ऊपर कभी भी कोई वीटो लाना चाहता है, भारत कोई रेजोल्यूशन लाना चाहता है जम्मू कश्मीर को लेके, तो चाइना वीटो कर देता है। गाज़ा के ऊपर अगर रेजोल्यूशन आ रहा था कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इस युद्ध को बंद किया जाए यूएन जनरल असेंबली में, तो यूएस ने वीटो कर दिया। तो वीटो का मतलब अगर एक देश चाहता है कि ये बात गलत है तो वो बैठ जाता है, कहता है गलत हो गया, बस मुझे नहीं पता, उसके बाद उस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। तो ये वीटो पावर है। तो वीटो पावर के लिए और परमानेंट मेंबरशिप के लिए G4 नेशंस है, जो कि जिसमें आता है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। ये चाहते हैं कि हम अलग अलग देशों से हैं, हम एक एशिया से हो गया, एक लैटिन अमेरिका से हो गया, एक यूरोप से हो गया और एक एशिया से हो गया जापान। एक्चुअली जो परमानेंट मेंबर है वो सारे वो मेंबर हैं जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय अलाइड नेशन थे, जो एक तरफ से लड़ रहे थे, जो हार गए थे, जैसे जापान था, जर्मनी था, वो उसके मेंबर नहीं है। भारत और ब्राज़ील का तब कोई ऐसा सवाल था नहीं। तो इस वक्त लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से और बहुत मेजॉरिटी ऑफ एशिया से कोई देश वहाँ पर है नहीं। तो ये चाहते हैं हमें भी रिफॉर्म में शामिल किया जाए, हमें दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा अभी तक, बहुत देर से काम चल रहा है।
अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चाहता है कि अब मैं डेवलप हो चुका हूँ, मुझे दे दिया जाए, कम से कम मैं पूरे अफ्रीका की नुमाइंदगी कर लूँ। तो पूरे अफ्रीका की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो एक गंभीर मसला है कि यूएन की रिफॉर्म होनी चाहिए और भारत जैसे एक देश को इसमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब आते हैं कि यूएस क्यों कह रहा है। अब यूएस क्यों कहने लग गया? क्योंकि यूएस अब देख रहा है कि बैलेंस ऑफ जो पावर है वो टिल्ट हो रहा है रशिया और चाइना की तरफ, एशिया की तरफ जा रहा है। यूरोप कमज़ोर पड़ रहा है, फ्रांस और यूके अब उतने स्ट्रांग नहीं रहे। अकेला यूएस कब तक उस बैलेंस को बराबर रखेगा? वहीं पर इजराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वहाँ पर मिडिल ईस्ट में कंप्लीट क्राइसिस है, उसके लिए यूएस को सपोर्ट चाहिए। यूएस को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए, साउथ चाइना सी में भी, पैसिफिक ओशन में भी। तो यूएस को लगता है कि भारत अब एक रिस्पॉन्सिबल देश हो चुका है और एक अलाई बनने के लायक है, इसको देना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, केवल यूएस के कहने से ये होने वाला नहीं है। उसके लिए पूरे चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा और जो 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, सबको कनकरिंग अफर्मेटिव अपना यस कहना पड़ेगा, जो कि अभी अकेले चाइना को छोड़कर सारे कर सकते हैं। चाइना नहीं करेगा, उस बात को भी समझेंगे। तो भारत और चाइना की बात करते हैं कि चाइना क्यों नहीं करेगा। तो भारत और चाइना के 2 जगह पर इशू हैं। एक तो खुद के बॉर्डर को लेकर है, साइनो इंडिया बॉर्डर, एक पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर है, एक साउथ चाइना सी को लेकर है, एक हिंद महासागर को लेकर है। तो 4 ऐसे इशू हैं जहाँ पर ये दोनों देश अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर चाइना भारत को मौका दे ये बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत अपने काम करता जा रहा है। भारत एशियान देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहा है ताकि उसकी साउथ चाइना सी में पैठ बन सके। वहीं पर वियतनाम को, फिलीपींस को वो हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई बस फिलीपींस को होने ही वाली है, एक आधे दिन में उसका समझौता हो चुका था और सप्लाई हो सकती है। तो भारत साउथ चाइना सी में पहुंचना चाह रहा है। इन सब बातों से चाइना चिढ़ता है। वो कहता है कि नहीं, अगर भारत को यूएन में मेंबरशिप मिल गई तो भारत कभी भी मेरे किए हुए फैसलों को वीटो कर सकता है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाइना को परेशान करती है वो है ताइवान, जो कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है कि ताइवान और हम एक हैं, और चाहता है वो इसे अपने कब्जे में ले ले। और यहाँ तक यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि हो सकता है कि 2027 तक ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले। इनकी कहानी क्या है वो पहले भी डिस्कस किया, वो किसी और लेक्चर में देखेंगे। तो भारत साउथ चाइना सी में जाना चाहता है और चाइना चाहता है साउथ चाइना सी में कोई भी ना है। चाइना के और भी इशू हैं। चाइना नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में दुश्मनी है, तो वहाँ पर भी एक इशू है। जापान के साथ इशू है चाइना का। तो चाइना चाहता है कि मेरा दबदबा ऐसे एशिया पैसिफिक में बना रहे, पाकिस्तान की तरफ भी बना रहे, उधर भी बना रहे। वहीं पर अगर देखें जो अभी करंट सिचुएशन है यूएन मेंबरशिप की, तो वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से में सिमटी हुई है, चाइना, रशिया, यूरोप और यूएसए, और बाकी सारा खाली है। तो आइडली तो बनता है कि भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन चाइना और भारत की जो राइवलरी है जो हमने डिस्कस किया इंडियन ओशियन में, इंडिया चाइना बॉर्डर में, भारत पाकिस्तान में और साउथ चाइना सी में, उसके चलते अभी लगता नहीं है कि चाइना कभी भी इस बात को एग्री होगा कि भारत को मेंबरशिप मिल जाए। हाँ, चाइना का कहना है कि मेंबरशिप बढ़ा दो, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। वीटो हम 5 के पास ही रहेगी, मेंबर चाहे आप जितने मर्जी बढ़ा लो, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो आइडियलिस्टिक बातें करता है लेकिन मेंबरशिप नहीं देगा। ये मेंबरशिप तभी मिल सकती है अगर एक आइडियल कंडीशन हम सोचें कि भारत और चीन में दोस्ती हो जाए। भारत कह दे कि हाँ, आपके साथ हम बॉर्डर समझौता कर लेते हैं, कश्मीर के साथ मैं जो करना चाहता हूँ मुझे कर लेने दिया जाए, साउथ चाइना सी में जो आप करना चाहते हैं आप कर ले, ताइवान को लेना चाहते हैं आप ले लें। लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए नियर फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं है कि केवल यूएस के कहने या एलन मस्क के कहने पे भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। हाँ, लेकिन समय रुकता नहीं है, समय बदलता है और वो समय आएगा, लेकिन कब आएगा अभी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।